अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। आईआर का लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी और आईआर के लेक्चर सीरीज़ के अंदर हमने एक वीडियो अपलोड कर दी थी जिसके अंदर डेफिनेशन ऑफ आईआर को हमने डीपली डिस्कस किया था कि आईआर है क्या, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से इमर्ज हुआ एंड सो ऑन। अच्छा, ये इस लेक्चर सीरीज़ को इस सारे फॉर्मुलेट करने का मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीएसएस, पीएमएस, आपके जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, कमीशंस होते हैं, उसके अंदर भी, और अगर आप हमारे इंटरनेशनल व्यूअर हैं, अगर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं या कोई और ऐसी एशियन कंट्री से हैं जहाँ पर हिंदी या उर्दू बोली जाती है, तो ये लेक्चर सीरीज़ आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आईआर के कवर कर देगी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आपको टॉप ऑफ द लिस्ट इंशाल्लाह ताला लेके आएगी। और मैं इस बात का आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह ताला ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये एक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रोनुमा होगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हम आईआर से रिलेटेड भी एग्जांपल्स आपको देंगे और टू द पॉइंट डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ग्लोबलाइजेशन पर डिपेंड करता है कि ग्लोबलाइजेशन है क्या और प्रिंसिपल ऑफ आईआर्स यानी कि कोर प्रिंसिपल ऑफ आईआर हैं क्या। तो ग्लोबलाइजेशन को समझाने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। आप ये लिख लें अगर आपको ज़रूरत है, अदरवाइज़ समझने के अगर आप समझ लेते हैं तो वो भी बहुत है। ग्लोबलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरैक्टिंग एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल, कंपनीज, गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड। अगर मैं इसको सादा अल्फाजों में आप लोगों को समझाऊँ तो इसका ये मतलब है कि ग्लोबल वर्ल्ड को इतना कनेक्टेड कर दिया गया है आपस में, लोगों के थ्रू, गवर्नमेंट्स के थ्रू, ये कंपनीज़ के थ्रू, कि वो आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करने या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने के लिए मजबूर हो गए। जैसे अगर हम ओल्ड एरा के अंदर जाते हैं, पुराने ज़माने में जाते हैं, तो वहाँ पर विलेज का कॉन्सेप्ट होता था और एक घर दूसरे घर पे डिपेंड कर रहा होता था कोई भी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत को पूरी करने के लिए वो एक घर दूसरे घर पे डिपेंड कर रहा था। जैसे अगर एक घर के पास लकड़ी मौजूद है और दूसरे घर के पास अनाज मौजूद है तो वो कुछ लकड़ी उस घर को देता था जिसके पास अनाज मौजूद है और वो अनाज वाला उसको कुछ अनाज देता था लकड़ी के एवज़। तो ये एक सिस्टम चल रहा होता था, एक टू एंड फ्रो जो है ट्रेड चल रही होती थी जिसको हम बार्टर सिस्टम भी कहते थे। तो ये कॉन्सेप्ट जो इमर्ज हुआ वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज, तो ये वहीं से इमर्ज हुआ। और आज के दौर में जब कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई तो बहुत सारे कंट्रीज़ बहुत सारी वजूहात के थ्रू एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो आपके पैसा भी हो सकता है यानी कि ट्रेड हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकती है, लैंग्वेज हो सकती है, कल्चर हो सकती है एंड सो ऑन, बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं। पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अब जो दुनिया है वो पूरी की पूरी एक विलेज के अंदर कन्वर्ट तकरीबन हो चुकी है। कोई भी कंट्री अलग सलग नहीं रह सकता, दूसरे कंट्री से जुदा होकर नहीं रह सकता अगर वो उस दुनिया में तरक्की करना चाहता है। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रख ली। अब आईआर का इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर, आई एम रियली सॉरी। इसका जो मेन रीज़न है इसको पढ़ने का कि इंटरनेशनल रिलेशन डिपेंड ही ग्लोबलाइजेशन पे करता है। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं है तो आप ये समझ लें कि इंटरनेशनल रिलेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके कोर प्रिंसिपल्स ही मर जाएंगे। और कोर प्रिंसिपल जो है वो एक प्रॉब्लम से जनरेट होते हैं। वो प्रॉब्लम ये है कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम। इसकी अगर मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताऊं कि कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है, सबसे ज़्यादा मसला कहाँ पर आता है और है क्या, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो इसका मसला यहाँ पर आता है, हाउ कैन अ ग्रुप सच एज 2 or more countries serves its collective interest when doing so requires its member to forego देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अगर मैं इसको आसान और सादा अल्फाजों में आप लोगों को बताऊं तो इसका मतलब ये बन रहा है कि एक या दो कंट्री इस बात पे कैसे एग्री होंगे कि वो एक बड़े गोल के लिए, बड़े इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए अपना ज़ाती मफाद छोड़ें, जबकि उनके जो बड़ा गोल है उसमें अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनको नुकसान भी हो सकता है। ये बात आपने याद रखनी है कि वो सेल्फलेसनेस का एक जो कॉन्सेप्ट है कि अपनी खुदी को कुर्बान करने वाला, तो वो कैसे एक कंट्री अपने जो इंटरेस्ट है उसको फॉरगो कर सकता है, उसको छोड़ सकता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट बनता है और ये प्रॉब्लम है क्या, मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखें, जो मिलिट्री अलायंस होती है ना, उससे बेनिफिट हर कंट्री उठाना चाहता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि हर एक कंट्री चाहता है कि अगर उसके साथ किसी की लड़ाई हो जाए, अगर कोई और वॉर सिचुएशन हो जाए, तो बहुत सारे कंट्रीज उसकी मदद के लिए आ जाएं। पर जब वॉर नहीं हो रही होती
तो वो कंट्री कभी भी उस मिलिट्री अलायंस जो बहुत सारे कंट्रीज में मिलकर बनाई हुई होती है उसमें कंट्रीब्यूट करने से बहुत उकताता है। वो बोलता है यार मेरी तो जंग नहीं हो रही थी तो मैं क्यों कंट्रीब्यूट करूं। तो ये जो एक प्रॉब्लम कंसिडर होती है इसको बोलते हैं कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम। ये आपने याद रखनी है, ये आईआर की बेसिक सी डेफिनेशन है जो इसका एक कोर प्रॉब्लम है आईआर के सब्जेक्ट में। अब इसको टैकल करने के लिए, इस कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए 3 प्रिंसिपल हैं आईआर के, जो कि पूरे आईआर के अंदर आप लोगों को नज़र आएंगे। और जब आप अपने सवालात का जवाब दिया करें तो यही 3 प्रिंसिपल को अपने मद्देनज़र रखते हुए आप ये जहन में रखा करें कि इन 3 प्रिंसिपल्स को हमने उस जो क्वेश्चन है उसके अंदर अप्लाई करना है और उसके हिसाब से हमने आंसर देना है। क्योंकि आपको करंट अफेयर्स का पेपर नहीं देना होता, आपको देना होते हैं जो एग्ज़ाम्स के पेपर, वो आपसे आईआर के थ्योरीज़ मांग रहे होते हैं और ये प्रिंसिपल जो हैं ये आपने लगाने होते हैं आईआर के सवालों का जवाब देने के लिए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है डोमिनेंसी, डोमिनेंस भी बोल सकते हैं, फिर है रेसिप्रोसिटी और फिर है आइडेंटिटी। डोमिनेंसी का अगर आप फैक्टर पढ़ते हैं तो इसके अंदर ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी होती है। इसका जो प्रो है, इसकी जो खसूसियात है वो ऑर्डर और स्टेबिलिटी होती है। जो इसका कौन है वो ऑपरेशन होती है इसके अंदर और रेजिस्टेंस भी हो सकती है। अब ये है क्या, देखें, जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि एक आप मिलिट्री अलायंस बना रहे होते हैं तो इस थ्योरी के मुताबिक, डोमिनेंसी की थ्योरी के मुताबिक, एक टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द चेयर एक कंट्री मौजूद होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल यूएसए की एग्जांपल ले लें कि वो डोमिनेट कर रहा होता है दूसरे कंट्रीज़ को कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है और आपने ये काम करना है। जो कंट्री वो काम नहीं करता तो वो उसको सजाएं देता है, वो चाहे इकोनॉमिक सजाएं दे, फिजिकल कोई ऐसी वॉर कंडीशन कर दे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है जो टॉप ऑफ द लिस्ट मौजूद होता है। और इसके प्रोज एंड कॉन्स मैंने आप लोगों को बताया कि ऑर्डर और स्टेबिलिटी तो होता है, पर हो सकता है कि इसमें एक अनार्किक सिचुएशन हो जाए, कोई नीचे वाला बंदा उठ जाए कि जी मैं नहीं मान रहा आपकी बात, और कोई एक एब्रप्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाए वॉर की, तो ये हो सकती है इसके अंदर। रेसिप्रोसिटी क्या होती है, इंसेंटिव दिए जाते हैं जी, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन होती है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। जैसे पाकिस्तान को बड़ा डराया धमकाया गया था कि अगर आपने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए तो आपके साथ बुरा होगा, तो रेसिप्रोसिटी वाला एलिमेंट डिस्कस हो रहा था। वहाँ पर डोमिनेंसी वाला एलिमेंट इतना नहीं देखा गया कि अगर ये किया तो ऐसा कर देंगे। वहाँ पर रेसिप्रोसिटी ज़्यादा आप लोग देखते हैं जब पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन बन रहा था, तो वहाँ पर पाकिस्तान को उसके प्रोज एंड कॉन्स दिखाए जा रहे थे। जैसे ईरान को भी यही दिखाया गया कि अगर आप ये करते हैं तो हम आपके साथ ये कर देंगे, अगर ये नहीं करते, अगर आप न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन या न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं तो ऐसा हो जाएगा। ये सारी सिचुएशन आपने जहन में रखनी है, ठीक है। और इसके अंदर एन आई फॉर एन आई का भी कॉन्सेप्ट है, तो ये आपने जहन में रखना है। रेसिप्रोसिटी की बेसिक जो डेफिनेशन है वो है क्या, यानी कि आप इंसेंटिव फॉर म्यूचुअल कॉर्पोरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर आप ऐसी हमारी बात मानेंगे तो हम आपको ये इंसेंटिव्स देंगे। वहाँ पर डोमिनेंसी या स्ट्रिक्टनेस वाला एलिमेंट नहीं होता था। और तीसरा जो आखिरी प्रिंसिपल है इसका वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या कि सेक्रीफाइस फॉर द ग्रुप। अब ये जो रियलिस्ट है ना वो इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। जो रियलिस्ट अप्रोच है आईआर की, ये आइडियलिज्म के नज़दीक है ज़्यादा ये प्रिंसिपल, और इसके अंदर ज़्यादातर जो ग्रुप होता है वो सेक्रीफाइस और आपका ऐसा समझ लें कि वो दूसरे ग्रुप्स के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार होता है या दूसरे कंट्रीज़ के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। पर इसके एग्जाम्पल्स और इसके लिए जो इसकी जो सोच है वो इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है आज के दौर के अंदर। इसके अंदर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं WHO की, और इसके एक छोटी सी मैं अगर डेफिनेशन में बताऊं तो इसका ये होगा, नॉट फॉर सेल्फ बट फॉर अदर्स। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर हमने प्रिंसिपल ऑफ आईआर डिस्कस किए, हमने ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, और हमने कोशिश की कि अगर आप लोगों ने पेपर अटैम्प्ट करना है इस सारे प्रिंसिपल को लेके, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लेके और हाउ आईआर वर्क्स को लेके, तो आप लोगों के लिए एक मुस्तनद और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। अगर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।